देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो बड़ी मीठी जुबान से बड़ी तीखी बातें बोलते हैं। समाजवादी राजनीति से हैं, समाजवादी सरकार में हैं, मंत्री हैं, बड़े सवाल उठाते दिखाई देते हैं लेकिन छोटे मुद्दों में घिर जाते हैं। उनकी भैंस भी खबर बनती है। हमारे साथ आजम खान, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मोहम्मद आजम खान, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा, उत्तर प्रदेश की सरकार में बड़ी हैसियत। अपने बयानों से अक्सर विवाद खड़ा करने के लिए मशहूर हैं आजम खान। हमारे शरीर की आत्मा है हम, हमें तुम नहीं निकाल सकते। और जब हमने तुम नहीं निकाल सकते तो नरेंद्र मोदी जी तुम हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आ जाता है घर में। मैं फिल्म अदाकार नहीं हूँ, वो फिल्म अदाकार हैं और आम्रपाली की मशहूर डांसर हैं। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था राजीव गांधी साहब, शिलान्यास भी कराया था आपने। यूपी के रामपुर में पैदा हुए आजम खान ने कानून की पढ़ाई की है। आजम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था। आजम खान रामपुर से 8 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। आजम फिलहाल यूपी की अखिलेश यादव सरकार के ताकतवर मंत्रियों में से एक हैं। आजम के निशाने पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के वक्त कल्याण सिंह, अमर सिंह और जयाप्रदा को लेकर आजम खान ने मुलायम सिंह के खिलाफ बगावत तक कर दी थी। एक रंगीला, एक छलिया व्यक्ति, बॉलीवुड का व्यक्ति जिसने समाजवादी पार्टी को एक रकासा की पाजेब बना दिया था। आजम खान 1985 में मुलायम के संपर्क में आए थे और जब 1992 में समाजवादी पार्टी बनी तो संस्थापक सदस्यों में से एक थे आजम खान। रंगीला छलिया पर आप थोड़ा मुस्कुराए। नहीं, मैं तो सारी बातों पर मुस्कुराया क्योंकि इसमें कोई बात भी गलत नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है उस सब पर आज भी कायम हूँ। जी आजम खान साहब, एक जो आपने जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई वो हुआ जो कुंभ में जिस तरह से आपने इंतज़ाम किया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई नहीं। मैंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अर्ध कुंभ भी मैंने कराया था, ये मेरी नसीबावरी थी, और महाकुंभ भी मैंने कराया था और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगला कुंभ भी मैं ही कराऊं। मैंने 2 बच्चों के स्कूल खोले हैं, वो भी मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े काम हैं। एक CBSE बोर्ड का बच्चियों का है और एक बच्चों का है। मैंने एक बहुत शानदार विश्वविद्यालय बनाया है और चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में वो दुनिया का सबसे मशहूर विश्वविद्यालय हो। मुसलमानों की 3 बड़ी समस्याएं आज क्या हैं? मैं चाहूँगा कि हम इंसानों से बात करें और इंसानों में मुसलमान भी आते हैं जी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय और स्कूल मैंने बनाए हैं उसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। तो इंसानों की समस्या यह है कि मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से नफ़रत न रखें, तो फिर मुसलमानों का कोई मसला ही नहीं है। आदमी इंसान बने, इंसान बन जाएगा तो किसी से नफ़रत कहाँ करेगा। कब कहेगा पाकिस्तान चले जाओ, हरामी हलाली का फ़र्क नहीं बताएगा, पिल्ला और कुत्ता नहीं बताएगा, इनके बच्चे सुअरों से पैदा होते हैं ये नहीं बताएगा। आप किसको कह रहे हैं इंसान बन जाओ? फाशिस्टों को कह रहा हूँ। हिंदुओं को तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हिंदुओं का रोल अपनी ज़िंदगी में आपको बता दिया। जिस राजनीतिक दल में हूँ उसमें पहले दिन से हूँ और आज तक हूँ। और हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में ये है कि अगर बिहार के हिंदू भाई और बहनों ने ये नतीजे न दिए होते तो जो दिवाली गुजरी है वो हमारी बस्तियों की रोशनी से दिवाली मनती और कम से कम उत्तर प्रदेश के आधे ज़िले कर्फ्यू ज़दा होते। देश को बचाया है बिहार के हिंदुओं ने, बहुत हिफाजत की है उन्होंने हमारी। हम उसके लिए बार बार कह चुके हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। आप जब इस तरह से कहते हैं तो आप हमेशा एक डराने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा आप ये बताने की कोशिश करते रहते हैं देखिए अगर बिहार में इस तरह के नतीजे नहीं आते तो हमारे घरों को जलाया जाता।
आप जानते हैं कि दिल्ली में जब इस तरह के नतीजे आए, आपके इस तरह की कोई घटनाएं हुई नहीं। दिल्ली के नतीजों के बाद ही पिल्ला कुत्ता बना था। दिल्ली के नतीजों के बाद ही पाकिस्तान का रास्ता दिखाया था। दिल्ली के नतीजों के बाद ही हरामी और हलाली का सवाल उठा था। दिल्ली के नतीजों के बाद ही हमारे बच्चे सुअरों की तरह पैदा किए गए थे। ये दिल्ली के नतीजों से सबक नहीं लिया था, उसी का अंजाम है बिहार। अगर इससे भी सबक नहीं लेंगे तो आप बेहतर जानते हैं। तो क्या हम लोग सत्ता से हट जाएं, इससे बड़ी हमारी कोई सज़ा हो सकती है? बादशाह के सर से ताज उतर जाए। एक मैं कह रहा हूं छोटी सी किताब पढ़ लेने से आरएसएस का वर्कर बन सकता है, संविधान नहीं सीख सकता। आजम जी, इन दिनों आप दिवाली पे शुभकामनाएं दे रहे हैं, इन दिनों आप गंगा जल पर, गंगा पर बातें कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल चेंज है या मोदी के बाद का कोई प्रभाव? मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। घोड़े पर चढ़ूं तो गलत, घोड़े से उतरूं तो गलत, घोड़े को भगा दूं तो गलत। जब महाकुंभ कराया जिसमें तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोग थे, उनको लाना, उन्हें ठहराना और चांदी की तरह पानी जिसमें एक बूंद मिलावट नहीं थी, ऐसा पानी उनको देना, खैरियत के साथ उनको वापस ले जाना, ये चैलेंज था। लेकिन वो हमने किया था, ये हमारा सौभाग्य था। मैं देखिए, बाबरी मस्जिद गिराई गई, आज भी उसे कहता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती थी। क्या वजह है कि आप उन गिने चुने नेताओं में हैं जो घोड़े पे चढ़ते हैं तो भी खबर बनती है, घोड़े से उतरते हैं तो भी खबर बनती है? इसमें घोड़ा भी अच्छा होता है और सवार भी अच्छा होता है। आपने बाबरी मस्जिद की बात की और आपने ये भी कहा कि आप जो भी करते हैं वो अच्छा होता है, जो आपके साथ होता है वो भी अच्छा होता है। एक बयान है, ये सुन लेते हैं। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा और उस काम को परिणाम तक आगे बढ़ाने में हम क्या क्या कब कर सकते हो करना पड़ेगा। तो पहले तो उस संकल्प का वर्ण हमको करना पड़ेगा और उसके योग्य बनाने के लिए सारी तपस्या अपने को करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मुझे इन पर बड़ा तरस आ रहा है। इन्होंने पॉलिटिकल लेबोरेटरी में इधर कई तजर्बे किए, लव जिहाद, घर वापसी, नफ़रत का एजेंडा, रिजर्वेशन ख़त्म करने जैसे सवालात, लेकिन संघ को किसी में बाकायदा कामयाबी नहीं हो सकी, जिसमें मुजफ्फरनगर के दंगे भी थे। अब ये पुराना इशू है, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद की इमारत नहीं है। हमारे इस्लामी अक़ीदे के एतबार से अगर जायज़ ज़मीन पर एक बार मस्जिद कायम हो गई, जायज़ ज़मीन पर एक बार मस्जिद कायम हो गई, तो वो ताहशुद जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी वो मस्जिद ही मानी जाएगी। अगर ये बात साबित हो जाए कि ये नाजायज़ ज़मीन पर बनी हुई थी तो ये एक अलग सवाल होगा। बाबरी मस्जिद की शहादत या उसका तोड़ा जाना एक गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की धज्जियाँ उड़ाना थी, एकता परिषद के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी थी और उस वक्त के मुख्यमंत्री का हाई कोर्ट में हलफनामा कि बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी और एक दिन की सुप्रीम कोर्ट से अपने ही हलफनामे पर अमल न करने की सज़ा। लेकिन उसी शख्स का हिंदुस्तान के एक राज्य का गवर्नर हो जाना, ये जाहिर है दस्तूर का मजाक उड़ाना है, संविधान को अपमानित करना है। जो लोग संविधान को मानते ही नहीं हैं, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारा इसमें भरोसा नहीं है, इसे बदलने की बराबर कोशिशें करते रहते हैं, उन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मस्जिद गिर जाने से या विदेशों में मंदिर गिर जाने से किसी के मज़हब पर कोई असर नहीं पड़ा। इबादतगाहों के गिरने से, इबादतगाहों के गिराने से मज़हब का नुकसान नहीं होता, लेकिन रिश्तों का नुकसान होता है। मैं आपसे बड़ी तस्दीक के साथ ही कहना चाहता हूं कि 6 दिसंबर 1992 से पहले हिंदुस्तान में कोई RDX का नाम नहीं जानता था, AK-47 और AK-56 का नाम कोई नहीं जानता था, मानव बम का नाम कोई नहीं जानता था। कौन है जिम्मेदार इन हालात के लिए? जहां मुल्क को ले जाकर खड़ा कर दिया RSS ने। क्या चाहते हैं? संविधान दिवस इसलिए नहीं मनाया गया कि संविधान को याद करना था, संविधान दिवस इसलिए मनाया गया
कि संविधान और संविधान के बनाने वालों को अपमानित करना मंशा थी। वो भाषा इस्तेमाल की गई पार्लियामेंट में जो संविधान और संविधान बनाने वालों के लिए नहीं होना चाहिए थी। जवाब में भी यही हुआ। गृह मंत्री साहब ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश नहीं छोड़ा। जवाब में क्या सुनना पड़ा? धर्म छोड़ा। आजम खान साहब, देखिए समस्या क्या है कि आप जिस तरह से राजनीति करते हैं उसी तरह से इंटरव्यू भी कर रहे हैं। आप चीज़ों को फैलाए दे रहे हैं। नहीं, मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ, मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, और मैं कोई दुकान पर सामान नहीं बेच रहा हूँ, कोई ठेकेदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं जाहिर है राजनीति में हूँ, लेकिन उसमें छल नहीं होना चाहिए, ठगी नहीं होना चाहिए। 20 लाख रुपए आपको मिल गए होंगे, मुझे तो नहीं मिले अभी तक। आपको 2 करोड़ बच्चों को नौकरी मिल गई होगी, मेरे किसी बच्चे को देश के नहीं मिली। 24 घंटे बिजली आपके यहाँ आने लगी होगी, मेरे यहाँ तो नहीं आती। तो आखिर ये ठगी करेंगे हम लोग तो क्या हमारी इमेज बनेगी समाज के सामने? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपसे सीधा सवाल पूछो आप जवाब नहीं देते हैं उसका, पर आप फिर रह रहे कि उन्हीं मुद्दों पर आते हैं। अब आप सुन लीजिए, सवाल इतना खतरनाक करते हैं कि उसका जवाब बहुत छोटा नहीं हो सकता ना। अब आप सवाल में तो माहिर बने और मैं जवाब में अनाड़ी बनूं तो कैसे होगा? यहाँ मैं कुछ भी गलत कहूँगा तो लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। मेरी छोटी सी गलती की बड़ी सज़ा मिल जाएगी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आजम खान से कि मुसलमानों की 3 बड़ी समस्याएं आज क्या हैं? संविधान की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, पार्लियामेंट के लोग, मेंबरान, आसाम का गवर्नर जब ये कहें कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं तो उनकी समस्या रखने की हिम्मत कहाँ से लाएं? अगर मैं 3 समस्याएं उनकी बताऊंगा तो क्या आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो समस्याओं का हल निकल आएगा? यहाँ तो सीना छलनी है, इतनी समस्याएं हैं। और मुझे और उस समाज को जिसकी आप बात कर रहे हैं उसे उसकी सज़ा भोगना नहीं पड़ेगी। रात को रात कह दिया मैंने, बस इसी पर बिगड़ गई दुनिया। मैं तो मस्जिद को मस्जिद कहूँगा, आज वो नहीं है, ये भी सच है। बात मंदिर के बनाने की है, मंदिर वहाँ बना हुआ है। अब क्यों हिंदुओं के जज्बात को भड़काने उकसाने की कोशिश की जा रही है? मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का राज्य का भी कन्वीनर था और राष्ट्रीय कन्वीनर भी था। 6 दिसंबर 92 को मैंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी क्योंकि मस्जिद ख़त्म हो गई थी। उस वक्त भी मैं यही कहता था कि आपस में तसादुम मत करो, अदालत के फैसले का इंतज़ार करो। वही बात अटल जी ने भी कही थी। अटल जी भी सरजू नदी के पार नहीं गए थे, कभी राम मंदिर नहीं गए, कभी बाबरी मस्जिद नहीं देखी, बाबर भी नहीं गए थे। आप 3 छांट नहीं पा रहे हैं? नहीं छांट पाएंगे। नहीं छांट पा रहे हैं? नहीं छांट पाएंगे। चलिए, आप अड़ जाते हैं तो आप अड़ जाते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आप 3 नहीं बताएंगे तो 3 नहीं बताएंगे। एक और बयान है, वो सुन लेते हैं। कि पूरा देश उन्हें दलाल कहता था, हमने उन्हें दल्ला कहा था। ये हमें आज मालूम हुआ कि वो सप्लायर भी हैं। सबसे पहले तो अपने नेता से पूछना चाहिए कि कितनी सप्लाई मैंने उनको की है 14 साल तक। 14 साल तक मैं मुलायम सिंह की बैसाखी रहा, और अगर मैंने मुंह खोल दिया तो फिर इनके नेता को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। आजम खान साहब, किस स्तर पर बातचीत होती है, किस लेवल पर बातचीत होती है? इस स्तर पर जिस पर मौसूफ थे कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो उनके नेता को ज़िंदगी भर चक्की पीसना पड़ती है, इस स्तर का जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत साफ आदमी हूँ। और इनसे मैंने कहा था कि अगर मुझ में कुछ हो तो कुतुब मीनार पर चढ़ के दिखाना, लेकिन अगर गलत बोले तो फिर हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। आपने आखिर का सेंटेंस सुना? मेरे नेता के बारे में कोई ऐसा कहे मैं बर्दाश्त कर लूँगा? ये आपके जवाब में था, आपने प्रोवोक किया, उन्होंने जवाब दिया आपको। वो भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आप इधर से पत्थर बरसा रहे हैं, एक तो वो वहाँ से ईंटा फेंक रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। पत्थर के जवाब में ईंटा छोटा पड़ता है। पत्थर के जवाब में पहाड़ आना चाहिए था, पहाड़ उठता नहीं। और ये कल की बातें हैं, छोड़ो बात पुरानी।
अभी जिनको आप एडजेक्टिव बताए, हम मेरे शब्द नहीं है, रंगीला, छलिया, दल्ला, ये जनाब फिर जिनको आप कह रहे हैं कि आपके नेता के लिए वो कुछ कह रहे थे, तो वो नेता केक खा रहे हैं उनके हाथों, वो आपकी पार्टी में वापस भी आ सकते हैं, बड़े ओहदे के साथ बड़े सितारे बनकर फिर आ सकते हैं जैसे वो पहले थे। आप क्या करेंगे? आपका भविष्य क्या उस पार्टी में है? क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे? कोई स्टैंड लेंगे? देखिए, जिन शब्दों का आपने जिक्र किया और मैंने भी जिक्र किया, वो आपके शब्द थे। ये बहुत पुरानी बातें हैं और मैंने उसमें किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने ये गुंजाइश रखी है कि कोई भी रंगीला अपने आप को समझ ले। रंगीलों की कमी तो है नहीं, दुनिया भर में नहीं है। तो अब कोई अगर अपने आप को समझता है, मैंने जब अपने गरेबां के किए थे टुकड़े, तुमको क्यों अपना गरेबां याद आया? कहाँ गढ़े? हमने सैफई में देखा है। अरे साहब, जाने कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, इसमें क्या हो गया? हमारी पार्टी में सैकड़ों आते हैं, हजारों जाते हैं। अमर सिंह साहब के साथ पार्टी में मिल के काम करने का आपने इरादा बना लिया है? देखिए साहब, मैं तो काम करता हूँ शरीफाना। अब वो क्या काम करते हैं वो जाने। अब देखिए, अच्छा, वो अपना काम करने से तो कभी खाली रहते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके नेता के साथ नहीं थे, अभी 21 नवंबर को उनके साथ थे, उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। नेताजी ने सबसे पहले केक खिलाया तो उनको खिलाया, लाखों लोग आए होंगे। देखिए, वो जो केक था वो मात्र केक था। केक मात्र केक ही होता है। वो 7:30 बजे कटा था। वो बर्थडे केक नहीं था। बर्थडे केक वो था जिसका सौभाग्य हमें हासिल हुआ। नेताजी, हम, अखिलेश जी और परिवार के लोगों ने मिलकर 12:02 पर जो केक काटा था वो बर्थडे केक था। आजम खान साहब, मैं तो सोच रहा था कि आप मुहूर्त में विश्वास नहीं करते हैं। अब कुछ तो अंग्रेज़ों की भी मानना पड़ेगी, सब अपनी कैसे मनवा ले, एक आध उनकी भी मान ले। तो 12 बजे क्योंकि दिन बदल जाता है तो केक काटने वाटने में अब छुरी निकालने में कुछ तो वक्त लगेगा। केक भी तो अंग्रेजों का ही है। अब तो छुरी तो हिंदुस्तानी थी, रामपुर वाले के हाथ में थी। तो वो बर्थडे केक था। अब आप फर्क समझ लीजिए। अब इसमें मुझे बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो केक था जो हमने काटा था, वो बर्थडे केक था, और ये पार्टी बर्थडे पार्टी थी। सवाल मेरा ये है कि इन्हीं शख्स के बारे में, अमर सिंह जी के बारे में ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप ऐसे नाम लेंगे, वो ऐसे नाम लेंगे अमर सिंह के बारे में, इन्हीं शख्स के बारे में। अब देखिए, आपके पूछने का अंदाज भी तो कितना अच्छा। अब ये खुद में जवाब है, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? आखिर क्या वजह है कि अमर सिंह के आने से आजम खान इतने असहज क्यों होते हैं? समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, क्या आपको अपने सियासी वजूद का खतरा लगता है? एक बात। और दूसरा, आपने कहा कि कूड़ा करकट भी आ जाता है तूफान में। उन्होंने कहा कि कूड़ा करकट वाले को कूड़ा करकट ही दिखाई पड़ता है और जौहरी को हीरा दिखाई पड़ता है। मैं दरअसल दूसरी बार कूड़े करकट का ही वजीर हूँ। जितना बेहतर कूड़े करकट और कचरे को ठिकाने लगाना मैं जानता हूँ, उतना कोई दूसरा नहीं जानता है, क्योंकि मैं कूड़े से बिजली बनाने के फिराक में लगा हूँ और रामपुर में शिलान्यास भी करा दिया है। कूड़े से मैं खाद बनाता हूँ। अपने बुजुर्गों से मैंने ये तो सुना है कि गुदड़ी में लाल होते हैं, कूड़े में लाल होते हैं। ये आपसे आज सुन रहा हूँ, चलिए ये भी मान लेता हूँ। अभी तक मिला नहीं है, लेकिन कूड़े को क्या करना चाहिए, कूड़े के साथ क्या होना चाहिए, मैं उसी का वजीर हूँ। लेकिन अमर सिंह के आने से आपको दिक्कत क्या है? मैं तो कूड़े की बात कर रहा हूँ। तो आप जब कह रहे हैं कि कूड़े करकट को ठिकाना लगाना मैं जानता हूं, तो आप धमकी दे रहे हैं? मेरे साथ धमकी दूंगा तो रह सकूंगा भला? बताइए। देखिए, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मोहल्ले में रहते हैं, गली में मकान है छोटा सा, हवा भी नहीं आती है उसमें, तो बहुत छोटी सी जिंदगी है। तभी आप किसी को भी दल्ला कह देते हैं, किसी को भी नहीं, कुत्ते के पिल्ले का बड़ा भाई कह देते हैं। नहीं, तो आप देखिए, आप मुझे ऐसा शब्द बोलेंगे तो हम भाई भाई नहीं हैं। अब ये रिश्ता भी ख़त्म कर देंगे आप हमसे? नहीं, मैं आप जो बोल देते हैं उस पर हूँ मैं। नहीं, मैंने थोड़ी पिल्ला कहा था, पिल्ला तो बादशाह ने कहा था। उन्होंने पिल्ला कहा तो फिर उनके कारिंदों ने कुत्ता बना दिया। बड़ा हो गया ना, 1.5 साल में पिल्ला बड़ा हो गया। अमर सिंह से आपकी समस्या क्या है? कहाँ आड़े आते हैं आपकी राजनीति में वो? साहब, हमारी ख़ता माफ़ कर दीजिए आप। हमसे कोई गलती हो गई हो। क्यों आप बड़े लोगों से झगड़ा करा रहे हैं हमारा? वैसे अभी हमें कुछ मिला नहीं है उनसे, और
गैरत की एक रात जीना पसंद करेंगे बेहयाई की 1000 साल की ज़िंदगी से। तो अभी हमने उनसे कोई टुकड़ा लिया नहीं है, अगर दिया हो तो बता दें, हम उसी वक्त जहर खा लेंगे। मुश्किल क्या है आपको उनसे? मुश्किल आपसे है। आप नेता बनाए दे रहे हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, एक मस्जिद में इमामत की तनख्वाह नहीं लेते हैं, मगर जब वो हम पर बोल देते हैं तो खबर नहीं बनती, लेकिन जब हम उसका जवाब दे देते हैं तो खबर बन जाती है। और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको प्रिय हैं बहुत? अभी एक साहब अभी दिखाए थे आपने, वो भी हैं। पर इन पर तो आप लगातार बोलते रहे हैं। अब अगर मैंने ये कहा कि नाथूराम गोडसे के हाथों बापू की हत्या हुई थी और उस वक्त के गृह मंत्री जी ने आरएसएस पर इसी इल्ज़ाम के साथ बैन लगाया था, तो ये तो एक ऐतिहासिक सत्य है और तथ्य है, उस तथ्य से इनकार तो नहीं किया जा सकता। चलिए एक और बयान है, ये सुन लेते हैं। Muslim community has to think about how we make sure that children are not being infected with this twisted notion that somehow they can kill innocent people, and that is justified by religion. And I think there have been times where there has not been enough pushback against extremism. आपकी क्या राय इन पर? ये मुसलमान बाप के बेटे हैं। जो इन्होंने कहा है, हमने एक सभ्य समाज में रहते हुए एक सभ्य व्यक्ति की तरह जितनी मजम्मत, जितनी निंदा कर सकते थे पेरिस के हादसे के की है। अब अगर बराक हुसैन ओबामा साहब ये समझते हैं कि ये निंदा कम थी, तरीक़ा तय कर दें कितना चीख कर, दहाड़ कर, दीवारों में सर मार कर उसकी निंदा करना है तो वो भी कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ताकतवर हैं। गटर में से लाकर आदमी को आप फांसी लगा देते हैं, अफ़गानिस्तान को तबाह कर देते हैं आप, ईरान को फना कर दिया आपने, इराक़ ख़त्म कर दिया, लेबनान ख़त्म कर दिया, सीरिया ख़त्म कर दिया, सिर्फ तेल के कुओं के लिए। आप तो इतनी इंसानियत की और इंसानों की कीमत जानते हैं कि आपके तो लड़ाके जहाज़ में भी आदमी नहीं होता, ड्रोन से मारते हैं आप। एक पायलट का भी रिस्क नहीं लेते आप कह देते कुएं खुद आ जाते। आप कह दीजिए, मुझे कह दिए तो मैं तो अपना एक ही जगह बैंक बैलेंस से सब भेज दूंगा। वो न्यूयॉर्क और पेरिस की रोशनी बन सकते हैं तो बने, ताकतवरों का यही काम होता है। पर इसमें जब पेरिस में घटना हुई, आपने एक्शन रिएक्शन की बात की। मैंने नहीं, और उसमें ये मैंने नहीं कहा। हाँ, लेकिन एक शख्स ने कहा इस देश में मुझसे पहले, 3 मार्च 2002 को आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि गोधरा के एक्शन का रिएक्शन था गुजरात के दंगे। मैंने नहीं कहा और उन्होंने आज तक इसका खंडन भी नहीं किया है। मैं जिस मज़हब को मानता हूँ, इस्लाम को, उसका उसूल यह है, उसके कुरान का और नबी का, कि अगर एक बेगुनाह इंसान मारा जाता है तो पूरी ह्यूमैनिटी मारी जाती है, पूरा आलम इंसानियत कत्ल हो जाता है, और अगर एक बेगुनाह इंसान बचा लिया जाता है तो पूरी आलम इंसानियत को बचाया जाता है। मैं इस मज़हब को मानता हूँ। आपके राज में एक बेगुनाह अगर मर जाता है, पूरी इंसानियत जो है वो बचाई नहीं जा सकती है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? यकीनन। आप दोषी हैं उसके लिए? यकीनन है। तो दादरी में जो हत्या हुई उसके लिए आप दोषी हैं? मैं जानता था आपका यही सवाल होगा। ये हत्या सरकार ने नहीं की थी। जिस दिन बात बचाने की हो रही नहीं, हरगिज़ नहीं। जिस दिन सरकार किसी दंगे की जिम्मेदार हो और जिस दिन सरकार उस दंगे को रोकने में अपनी असमर्थता जताती हो या उससे बचना चाहती हो तो जिम्मेदार है। हमारी बेगुनाही का सबूत ही यह है कि जब हम सरकार में आते हैं सिर्फ दंगे थोपे जाते हैं हम पर, और वो थोपती हैं फाशिस्ट ताकतें, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद। राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी उस निर्दोष को बचाना, और आप उसको अखलाक को नहीं बचा पाए। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? ना 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 ना, हम जिम्मेदार नहीं हैं। अभी कोई ऐसा आला इजाद नहीं हुआ जिससे ये पता चल जाए कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति
अमुक क्राइम करने जा रहा है, सरकार उसे रोकेगी। लेकिन ये हादसे कि अचानक वो लोग जो तकरीबन 1.5 महीने पहले उसी घर पर बैठकर सेवैयाँ खाकर गए हों, वो लोग आकर एक अनाउंसमेंट होता है स्पीकर से, जमा होते हैं, एक घर में घुसते हैं और एक बेगुनाह शख्स को बेवजह मार देते हैं। उस वक्त सरकार नहीं थी। आप यही कह रहे हैं बापू ने कि कहा हमें था, मालूम नहीं था कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति अमुक तरीके से अमुक घटना कर देगा, इसलिए आप राज्य सरकार को दोषी नहीं मान सकते। बापू ने कहा था एक निर्दोष मारा जाता है, आपने अभी कहा एक निर्दोष मारा जाता है तो पूरी इंसानियत का, मैं कहां उससे हट एक रहा हूं? निर्दोष मारा गया, आपकी देखरेख में आपकी सरकार थी और आप कुछ कर नहीं पाए और आप उसको सही बता रहे हैं, अपने सरकार को सही बता रहे हैं। नहीं, सब कुछ कर पाए। जुर्म होता है, मुजरिम पकड़ा जाता है, उसको सजा मिलती है। दुनिया से जुर्म खत्म नहीं हुए। पर आपको इसमें अपनी जिम्मेदारी आपको माननी चाहिए कि राज्य सरकार से चूक हुई, वरना एक निर्दोष मारा नहीं जाता। राज्य सरकार ने मुजरिमों को पकड़ने में कोई चूक नहीं की, मजलूमीन के आंसू पोंछने में कोई चूक नहीं की, उनका दिल जीतने में कोई चूक नहीं की, किसी तरह की। बहुत कुछ सुनना पड़ा सरकार को, लेकिन सरकार ने सब कुछ सुना। आपने ऐलान किया था कि अखलाक की जो हत्या हुई है, इस मामले को हम संयुक्त राष्ट्र तक ले जाएंगे, तो उस मसले पर आपने अभी कोई कदम उठाया या? हम मेंढक के कुएं नहीं हैं। मैं जानता हूं ह्यूमन राइट्स के क्या अधिकार हैं। मैंने चिट्ठी लिख दी, मेरा अधिकार था। मुझे तो ये भी नहीं पता चिट्ठी उन्हें मिली भी या नहीं मिली, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि इस चिट्ठी के लिखने के बाद जितने पत्थर मुझ पर आए वो मैंने सहे, वो पत्थर दूसरों पर नहीं गए, भाई ये खैरियत हो गई। पर इसमें तो आपकी पार्टी ने भी कहा कि आपको बाहर इस मुद्दे को लेकर नहीं जाना चाहिए था, विदेश में आपको यही बात करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अगर हमसे बात होती तो हम ज़रूर समझाने की कोशिश करते। हम इसे विवाद का मुद्दा बनाना न चाहते थे, न चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात है और पढ़े लिखे लोगों से मैं नहीं उलझता हूँ। जी, एक और बयान है वो सुन लेते हैं। हम में से कोई भी तबका, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, हम कोई भी हो, स्टार्स तो कंप्लेन कर ही नहीं सकते किसी बारे में, क्योंकि उनका लाजमी ही नहीं, क्योंकि हमको जो कुछ मिला है देश के जैसे मिला है, स्पेशली बॉलीवुड अगर देखा जाए तो। इसमें आपने आमिर खान को एक चिट्ठी लिखी लंबी, आपने उनको कहा कि वो न जाएं। आप कैसे देखते हैं इसको? जिन साहब का आपने नाम लिया, ये उनकी शिकायत नहीं थी। ये हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की एक हिंदू बेटी का दर्द है। इसका नाम किरण है। वो शादी से पहले भी हिंदू थी, शादी के वक्त हिंदू थी, आज हिंदू है और उसके बच्चे भी हिंदू हैं। कि वो जब अखबार पढ़ती है तो अपने आप को गैर महफूज महसूस करती है और अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है। इसकी परेशानी सबको होनी चाहिए, क्योंकि एक औरत अपने शौहर से ही कहेगी, वो शौहर कोई भी हो। ये उस शख्स के नाम को घसीटा गया है इसलिए कि जो असल इशू है उससे हटाया जा सके, जो संजीदगी और सच्चाई है उससे हटाया जा सके कि एक हिंदू बच्ची अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इतनी परेशान है कि अपना मादरे वतन छोड़ने को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर सोचिए और फिर सोचिए उन कमज़ोरों के बारे में जिनका कोई नहीं है। एक बात राजनीतिक हलकों में चल रही है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में अंदर खाने कोई समझौता हुआ है, और ये बात शुरू हुई है जब अशोक सिंघल और विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेता बंद कमरे में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिले थे। अगर आप कभी मुझसे मिलें तो मैं आपको कैसे मना करूंगा, और अगर मैं आपके दरवाजे पर आ जाऊं तो आप कैसे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, अगर ज़रा सी भी आपके अंदर अखलाकी ज़रूरत होगी तो। अब कौन किससे मिला, क्यों मिला, ये तो वही बेहतर बता सकेंगे। मैं तो दिलों का हाल नहीं जानता, दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। आप जानते नहीं या बताना नहीं चाहते? आपने कभी तो पूछा होगा उसके बाद कभी जो दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, एक दिन में 1 मिनट में वो घटना नहीं हुई, आप नहीं रोक पाए? नहीं रोक पाए। जिन इलाकों में ये दंगे हुए, जिन गांवों में, जिन खेतों में, वहाँ पर बरवक्त पुलिस पहुंची है, लेकिन जो हादसे अचानक हो गए थे उन हादसों को नहीं रोका जा सकता था, उसके गुनाहगारों को पकड़ा जा सकता था, वो सब जेल में है। पर आप जानते हैं कि ये दंगे अचानक से नहीं हो गए। चौथी बार हम बहुमत में आए हैं इन दंगों के बावजूद,
और लोग ये जानते हैं कि ये दंगे हम पर थोपे जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो हमसे सड़कों का हिसाब नहीं लेते, पुलों का हिसाब नहीं लेते, बिजली का नहीं लेते, शिक्षा का नहीं लेते, सिर्फ दंगे कराते हैं, जो सिर्फ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकते हैं। उन्हीं से तो लड़ रहे हैं हम। पर अगर आपको मालूम है कि इस तरह की ताकतें हैं, लेकिन वो बहुत ये ताकतें जब तैयारी करती रहती हैं, सतत लंबी तैयारियां चलती हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सोए रहते हैं तो आपको घर सोना अच्छा नहीं, तब आप छोड़ दीजिए राज। नहीं नहीं नहीं, छोड़ देंगे तो रह क्या जाएगा। आपने तो खुद हमारी बात कह दी। ये तैयारियां करते रहते हैं और ये इतनी तैयारी कर लेते हैं कि देश पे कब्जा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बहुमत की बन जाती है, ये इतना कब्जा कर लेते हैं, ये इतने मजबूत हैं, ये इतने साजिशी हैं, इतने संगठित हैं। यही हम कहना चाहते हैं कि जब ये फाशिस्ट ताकतें देश पे कब्जा कर सकती हैं तो मुजफ्फरनगर क्या रह गया इनके सामने। पर आजम खान साहब, आप इन पर इतने तंज कर रहे हैं, बिहार की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, बिहार में आप कहाँ खड़े हुए थे? आप कहाँ थे बिहार में? और आप किस मुंह से आज उन ताकतों की तारीफ कर रहे हैं? पूरे चुनाव मैंने यही कहा कि फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त होना चाहिए। आपकी पार्टी कहाँ खड़ी थी? पार्टी ने भी कुछ किया भी तो नहीं पार्टी ने। वहाँ कौन सी चीज थी जो आपकी पार्टी को रोक रही थी? वो जो बदलाव आ रहा था वो तो आ ही रहा था। कौन सा बदलाव आ रहा था? फाशिस्टों को शिकस्त मिलने वाली थी। वो कहा था ना, लालू जी ने अपनी लड़की की सेटिंग करा दी, 3 इडियट्स। ये शब्द शायद सभ्य समाज में बादशाह की ज़बान से अच्छे नहीं लगते। पर आप जहाँ खड़े हुए थे, आप उनकी मदद करते हुए नज़र आ रहे थे। मैं दिल और ज़बान से उन्हीं के साथ था जो फाशिस्टों से लड़ रहे थे। आपको कभी मन में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी छोड़ दूं और लालू और नीतीश के साथ खड़े हो जाऊं? क्यों छोड़ दूं? क्योंकि मैंने बनाई है ये बुनियाद के उन ईंटों में सिर्फ 2 ही ईंटें बाकी हैं, नेताजी और मैं। बाकी सब दुनिया से जा चुकी। हर चीज़ को आप सहूलियत बना लेते हैं। जी नहीं सकूँगा अगर ऐसा ना करूँ तो। इतने गम देते हैं आप लोग और ज़माना कि अगर उन सब को ज़िंदा रखूँ तो जी नहीं सकूँगा। मेरी अच्छाइयाँ तो आपने कोई भी नहीं दिखाई, आपने सब बुरा ही बुरा दिखाया। मेरी खामियां देखी, आपने ताजमहल नहीं देखा। अगर ताजमहल की किसी किनारे पर थोड़ा सा बाल आ गया है तो बाल दिखाया आपने। अब देखिए, इसी में सवाल बन गया ना। अभी भारत सरकार के मंत्री ने कहा है कि ताजमहल मंदिर नहीं है। ताजमहल मंदिर है, शिवजी का मंदिर है, और इसका अंजाम वही होना चाहिए जो बाबरी मस्जिद का हुआ था। गुलामी की इस निशानी को नहीं छोड़ना चाहिए। वो बात हुई, शिवजी के मंदिर को खड़ा रखेंगे तो ताजमहल तो शिव मंदिर है। आपको लगता है कि सत्ता जो है वो असूलों से ज़्यादा प्यारी है? बिहार में जिस तरह से आपने दिखाया अपना चेहरा, उससे ये लगता है? देखिए, सत्ता मेरे अकेले से थोड़ी है। सत्ता तो कलेक्टिव प्रोसेस का रिजल्ट होता है, कलेक्टिव एफर्ट्स का। मैं भी कहीं पीछे से उसमें लगा रहता हूँ। पर लगे रहते हैं आप, छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? ऐसी सत्ता का फायदा क्या जब आपको अपने असूलों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े? क्यों फायदा? जब आप बिहार में एक तरफ, मैं अगर मंत्री नहीं होता तो बुला लेते आप मुझे, पूछते भी नहीं आप मुझे। अब बस बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखाते आप मेरी कि देखो वंस अपॉन ए टाइम में आजम खान हुआ करता था जो ये कहता था। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंत्री बने हुए हैं। चलिए यूं ही मान लीजिए, अगर इससे आप खुश होते हैं तो यही मान लीजिए। मैं आपका बिल्कुल दिल दुखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करता। अब दुख जाए तो मैं क्या करूं? मैं तो जानना चाह रहा हूं कि आप कितने पैंतरे और बदलेंगे अपनी बात को सही ठहराने के लिए? हथियार डालिए ना फिर आप मेरे आगे, अगर मेरे पास इतने पैंतरे हैं तो। क्यों आप झगड़ा बराबर कर रहे हैं मुझसे? आप लगातार क्यों इतना बदलते हैं आजम खान साहब? आप एक जगह ठहर के तो रहिए, असूलों के साथ चिपक के रहिए, सत्ता को छोड़ दीजिए। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, इसलिए मैं ठहरता नहीं हूँ, बहता रहता हूँ। उसके साथ आपके असूल भी बहते रहते हैं। उसूल कहाँ हैं? हम गरीबों के कहीं उसूल होते हैं? काहे के उसूल हमारे? ये आपकी खूबसूरती आजम खान साहब, जिसने चाहा आप जो है आप बहुत जल्दी ये लबादा ओढ़ लेते हैं कि हम तो गरीब हैं, नहीं, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा बताइए। हम तो लुटे पिटे हैं। हम तो कमतर हैं। किसी कोठी बंगले में रहता हूँ? है मेरे पास?
आज तक नई मोटर नहीं खरीद सका, लेकिन बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की है मैंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, इसीलिए कि मेरे पास नई मोटर नहीं खरीदी गई, इसलिए कि मेरा अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तब कर सका हूँ ये काम। और लोग भी करें, मैंने अपने लिए नहीं जमा किया, समाज के लिए किया। हिंदू उग्रवादी संगठन जब कट्टरवादी भाषा बोलते हैं, तीखी भाषा बोलते हैं, वही भाषा आप भी बोलते हैं, तल्ख बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो फिर उनमें और आपके उसमें अंतर क्या था? फिर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर क्यों? फिर ये हिंदू मुसलमान की बात क्यों? देखिए, जब मैं बोलता हूँ तो मेरे बोलने का अंदाज होता है, लेकिन उसी को जब आप कागज़ पे लिख लें तो उसमें कोई गुस्सा नहीं होता, कोई शब्द उसमें ऐसा नहीं होता जिससे कोई शिकायत हो किसी को। अब मैं उस अंदाज़ को कहाँ ले जाऊँ? वही पहचान भी है मेरी, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। ये पहचान उन लोगों की भी है, फिर उनकी आलोचना क्यों? इसलिए कि जब मैं उस अंदाज़ को इख्तियार करता हूँ तो बहता पानी रुकने की कोशिश करता है, और जब वो बोलते हैं तो हरी भरी खेतियों में आग लग जाती है, जलने लगती हैं। ये फ़र्क। अभी भी आप जो बोल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हम उनको उकसाने की बात कर रहे हैं, तो हम उनको शांत करने की बात कहाँ कर रहे हैं? करा दीजिए दोस्ती हमारी उनसे, एक बार दोस्ती करके तो देखें, करें। शुरुआत तो नहीं करना होगी क्योंकि वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर रैपिड फायर। आजम खान साहब, आपसे 5 सवाल मैं पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से एक आपको चुनना है। और इस दौर की खास बात है कि आप चाहें तो सवाल छोड़ सकते हैं, यानी सवाल पास कर सकते हैं आप। 5 में से 3 जवाब आप देते हैं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये गिफ्ट है आपको। अच्छा, नहीं दे पाया तो ये ले जाएंगे आप? नहीं, आपका राज्य है, छोड़ के जाना पड़ेगा। छोटा दिल करेंगे आप? नहीं, आपका राज्य है, मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा ये। जी। शुरू करें। मेरा पहला सवाल है कि आप बेहतर मुख्यमंत्री किसको मानते हैं, मुलायम सिंह यादव को या अखिलेश यादव को? पार्टी जिसका फैसला करते। 2 नाम हैं, 2 में से एक नाम चुनना है, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव? जिसे नेताजी कह दें, अगर वो खुद को कह दें। यही हुआ था जिस दिन मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हमने किया था नेताजी से पूछकर, तो मैंने कहा, जब मुख्यमंत्री के लिए तय हो गया अखिलेश जी के लिए, तो मैंने चुपके से कान में कहा कि अगर थोड़ा सा भी मलाल हो रहा हो तो मैं बदल के आपको कह दूं। तो कहकहा लगा था। तो हमारे यहाँ इस पर कोई झगड़ा नहीं है, अपने नेता ने जो कह दिया बस वो हरफ आखिर है। चलिए, ये सवाल छोड़ दिया, पास। ये सवाल रह गया आपका। नहीं, मैंने कोई झगड़े वाली बात नहीं लगाई, इसलिए मैं फेल हो गया। सवाल मैं तो आपने छोड़ दिया। आपको ज्यादा परेशानी किससे है, बीजेपी से या अमर सिंह से? एक दल है और एक व्यक्ति है। हमें न दल से परेशानी है न व्यक्ति से। व्यक्ति तो आज है कल नहीं है, व्यक्ति तो बहुत छोटी सी चीज है। तो इसमें आप कह रहे हैं बीजेपी। चलिए, एक सवाल का आपने जवाब दिया। दो 2017 के चुनाव में 2 नई चुनौतियां, उनमें से बड़ी चुनौती कौन सी होगी, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? देखिए, जो पहला नाम आपने लिया वो ऐसे भी बिरयानी के शौकीन हैं, बिरयानी के देश के हैं, और मशवरा यही है अच्छी बिरयानी बनवाएं और खाएं, खिलाएं नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुलाबी क्रांति का मामला ज़्यादा संगीन हो जाएगा। बिरयानी अगर यहाँ आएगी तो वहीं रखें अपनी बिरयानी। अच्छा, केजरीवाल साहब को जब चुनाव आएगा तो खांसी का इलाज कराने चले जाएंगे, तो उनसे भी हमें कोई शिकवा नहीं है। दोनों में से बड़ी चुनौती कौन सी हो सकती है? सब दोनों भले लोग हैं, कोई गलत काम थोड़ा ही करेंगे कि कोई ऐसी घटिया बात करेंगे, ऐसी घटिया बात करेंगे। बताइए, यहाँ सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करने के लिए आएंगे, फाशिस्टों को मदद देने आएंगे ये लोग। चलिए, इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अगर कोई ऐसी मशीन हो कि आपका दिया हुआ बयान
वापस लिया जा सके, तो आपके 2 बयानों में से कौन सा बयान आप वापस लेना चाहेंगे? और 2 बयान हैं कि कारगिल की पहाड़ियों को फतेह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को फतेह करने वाले मुसलमान फौजी थे, एक बयान। जी। आपका दूसरा बयान कि राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ जो उनकी मौत हुई वो अल्लाह ने इंसाफ किया। दोनों बातें सच्ची हैं। कारगिल की पहाड़ियों को जिन कर्नल अजीत सिंह ने मुसलमान लड़कों की अगुवाई में जीता था, उनका ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट मैं आपको दे सकता हूँ, उस ज़माने के अखबारी बयानात दे सकता हूँ। और ये बात हमने इसलिए नहीं की थी कि किसी की हमें तौहीन करना है, हम तो ये समझे थे कि आप हमारी इस बात को पसंद करेंगे, हमें शाबाश कहेंगे। आप जानते हैं कि मुश्किल इस बात पर होगी जब आपने कहा कारगिल की पहाड़ियों को फतेह करने वाला कोई हिंदू नहीं था। आपको हिंदू बोलने की क्या जरूरत थी? आपने इसमें पिन क्यों चुभानी चाहिए? मैं जानबूझकर अब भी बोल रहा हूं कि बिहार में हिंदू बहन भाइयों ने देश को बचा लिया, हम मुसलमानों को बचा लिया। वहां तो आपको हिंदू लफ्ज़ अच्छा लगा, यहाँ बुरा लग रहा है। यानी जो मीठा मीठा आपके मतलब का है वो ठीक है, और जो मेरे मतलब का है वो आप मुझे वापस कर देंगे। मैंने हिंदू शब्द इसलिए इस्तेमाल किया था कि हिंदू नौजवानों को, बच्चों को और बच्चियों को ये मालूम हो सके कि मुसलमान भी उनके हैं। आप आर्मी के कैंप में गए होंगे, मैं देश भर में आर्मी के कैंप्स में गया हूं। वहां पर गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर एक ही टेंट के नीचे बनाया जाता है, उसको आपने यहां बांटने की कोशिश की। इस पर आपको कहा भी गया कि मुझे सजा मिल तो चुकी, और कितनी सजा देंगे, अभी तक गाली सुन रहा हूं। इस पर आपको कहा भी गया, तो अब तो आप मुझे चुनाव से रोक दिया गया, तो कम से कम आप ये तो कहिए कैंपेन से रोक दिया गया। तो क्या आप ये कहेंगे कि पहला बयान आप चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिलता, ऐसी कोई मशीन हो, तो आप पहले बयान को बिल्कुल हटा देना चाहेंगे? मैं इतना चरित्रहीन हूं कि एक सच से इनकार करूंगा, सच से इनकार नहीं करूंगा। चलिए, आपने 4 में से केवल 1 सवाल का जवाब दिया है, मगर कामयाब तो रहा। आखिरी सवाल है, मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया, आतंकवाद ने या अशिक्षा ने? अशिक्षा। जो राज्य मुझे ज़मीन देगा वहाँ मैं गरीबों के लिए विश्वविद्यालय बनाऊंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से, बिहार के नीतीश जी को मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने उनसे ज़मीन मांगी थी, वहाँ भी एक ऐसा ही विश्वविद्यालय बनाऊंगा। आखिर में आपको आपके हालत पर, देश की हालत पर, पत्रकारों की हालत पर अगर कोई शेर याद आ रहा हो या कोई अल्फाज? जी, अक्सर 2-3 शेर हैं। एक नवाज देवबंदी साहब के 2 अशार हैं, मंजिल पे न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक वो हैं जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना कि मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना कि मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और एक शेर और है जो पूरे देशवासियों के लिए है। हमारे गुरु हैं वो प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, और बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन। उनका एक शेर है, एक लंबी उनकी नज़्म है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अच्छा है, चलिए कम से कम शेर सुनाने के लिए मैं आपको ये देता हूँ। चलिए, इतना ही सही कि मेरा शेर पसंद आया, मैं पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ।